Hello everyone, welcome on Storecup Pieces. Today we discuss a new topics, superposition of wave. Superposition of wave यानी कि तरंगों का अध्यारोपण. First of all, the Thomas Young experiments was established that light possesses a wave nature. जो थॉमस यंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह स्थापित किया गया कि जो लाइट है वो वेव नेचर उत्पन्न करती है. Since it was established that light has a wave nature, the study of interference and superposition became an essential part of this field. इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह पुष्टि की गई कि जो लाइट है वो वेव नेचर उत्पन्न करता है. द स्टडी ऑफ इंटरफेरेंस एंड सुपरपोजिशन, जिसके कारण है जो इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन के अध्ययन के अध्ययन इस क्षेत्र के लिए अनिवार्य हो गया. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत. When more than one wave travel in same medium, they are bound to interact with each other. जब एक से ज्यादा तरंग एक समान माध्यम में ट्रेवल करती हैं तो दे आर बाउंड टू इंटरेक्ट इच अदर, में एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करती हैं. दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हेल्प अस डिस्क्राइब द रिजल्टिंग वेव और मोशंस दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन टू और मोर वेव्स कंबाइन विद इच अदर. जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक वेव आपस में कंबाइन करती हैं तो एक दूसरे से कंबाइन करती हैं तो जिसके कारण है कि रिजल्टिंग वेव यानी कि कोई नई तरंग उत्पन्न होती है या मोशन उत्पन्न होता है. जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है यानी कि जो अध्यारोपण का सिद्धांत है हमें इसका वर्णन करने में सहायता करता है. अध्यारोपण का सिद्धांत सुपरपोजिशन के कारण यानी कि अध्यारोपण के कारण उत्पन्न जो तरंग या गति के वर्णन में सहायक होता है. The figure below shows the two waves that are producing same displacement in particle of given medium. फिगर में है जो दो वेव दिखाई गई हैं कि जो कि एक माध्यम में सेम डिस्प्लेसमेंट के कारण जो उसमें एक नई वेव उत्पन्न करती हैं. इन दिस केस द प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन स्टेट्स दैट, इस केस में जो सुपरपोजिशन का सिद्धांत यानी कि जो अध्यारोपण का सिद्धांत है वो बताता है कि the resultant displacement of number of wave in medium at a particular point is the vector sum of individual displacement produced by the wave at each point. यानी कि किसी भी माध्यम में a number of waves यानी कई तरंगों के द्वारा विशेष बिंदु पर उत्पन्न होने वाला जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है यानी कि जो कि परिणामी विस्थापन है उस विशेष बिंदु पर is the vector sum of the individual displacement produced by wave at that point. यानी कि प्रत्येक बिंदु पर यह डिस्प्लेसमेंट प्रत्येक बिंदु पर
विद्युत तरंग के द्वारा प्रत्येक बिंदु पर उस तरंग के द्वारा उत्पन्न किए गए व्यक्तिगत विस्थापनों का उस प्रत्येक बिंदु पर तरंग के द्वारा उत्पन्न किए गए व्यक्तिगत विस्थापनों के वेक्टर सम यानी कि सदिश योग के बराबर होता है। नेक्स्ट द डेफिनेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यानी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार व्हेन टू और मोर वेव्स ओवरलैप एट ए पॉइंट इन स्पेस, जब अंतरिक्ष या स्पेस में दो या दो से अधिक वेव ओवरलैप करती हैं तो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट यानी कि उनका जो परिणामी विस्थापन होता है एट दैट पॉइंट उस बिंदु पर इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इट्स इंडिविजुअल वेव। जो किसी भी बिंदु पर जो उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है परिणामी विस्थापन होता है वो इंडिविजुअल वेव यानी कि व्यक्तिगत तरंगों के प्रत्येक व्यक्तिगत तरंगों के विस्थापन के एल्जेब्रिक सम के इक्वल यानी कि समान होता है। जैसे कि प्लेन में है ये वेव दी गई है, दिस इज द y1 वेव एंड दिस इज द y2 एंड दिस इज द y3 वेव्स। ये सेम प्लेन में है और सेम फेज में है, यानी कि इनका जो है एक पॉइंट पर ये मीट करती हैं और ये सेम प्लेन में है यानी कि आउट ऑफ फेज नहीं जा रही हैं। इसमें क्या होगा कि जो इसका जो y1 और ये y2 डिस्प्लेसमेंट है और ये y3 डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि y1 वेव के द्वारा y1 डिस्प्लेसमेंट और y2 के द्वारा y2 डिस्प्लेसमेंट और y3 डिस्प्लेसमेंट। इसमें जो टोटल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम y से डिनोट करेंगे, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो y से डिनोट करेंगे और वो सम होगा, यानी कि जो y1 y2 और y3 वेव होता है इन तीनों वेव के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट तय किया गया है उनका सम के इक्वल होगा। The principle of superposition can be applied to the any type of wave provide that, जो सुपरपोजिशन का नियम है यानी कि जो अध्यारोपण का जो सिद्धांत है वो सभी प्रकार की जो वेव होता है उन पर लागू होता है। प्रोवाइडेड दैट, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। फर्स्ट इज द वेव दैट आर सुपर इम्पोज्ड आर ऑफ द सेम टाइप्स, यानी कि जो वेव होती है वो जो आपस में सुपर इम्पोज करती हैं तो वह सेम टाइप्स की होनी चाहिए, यानी सेम टाइप मीन्स उनका जो है वेव की जो है नेचर सेम होनी चाहिए, यानी जो वेव है वे सेम नेचर की होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जो वेव है यानी कि जो लाइट वेव है लाइट वेव के साथ में सुपर इम्पोज करेगी, वो लाइट वेव के साथ में, जैसे कि जो साउंड वेव है वो भी साउंड वेव के साथ में सुपर इम्पोज करेगी, यानी कि उन वेव का जो है टाइप सेम होना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड जो नियम है इसके अनुसार द मीडियम इन विच द वेव आर प्रोपेगेटिंग बिहेव लिनियरली, यानी कि जिस माध्यम में जो वेव ट्रेवल करती है वो जो माध्यम है वो संरेखित व्यवहार करता होना चाहिए, यानी कि उस माध्यम का व्यवहार क्या होना चाहिए, संरेखित। That this means that the particle of medium which are displaced with twice the displacement, यानी कि उस माध्यम में जो पार्टिकल है जो
ये जो कि उसके जो प्रारंभिक जो डिस्प्लेसमेंट है उससे अगर उसका जो डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस दोगुना हो गया तो ही एक्सपीरियंस्ड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग फोर्स ऑन देम। तो है कि उस माध्यम में जो उसका जो विस्थापन दोगुना होने के कारण यानी उस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी दुगने प्रभाव के साथ में उत्पन्न होना चाहिए, यानी कि जो उसका रेजिस्टिंग फोर्स होता है वो भी दुगने अमाउंट में होना चाहिए। द लाइट वेव ट्रेवल एट द डिफरेंट स्पीड इन द डिफरेंट मीडिया। जो लाइट वेव होती है वे विभिन्न विभिन्न माध्यमों में अलग अलग गति से ट्रेवल करती हैं। द वेलोसिटी चेंज बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन द सेम्स, यानी कि उसके माध्यम में उसकी जो उनकी वेलोसिटी तो चेंज होती है लाइट वेव्स की, लेकिन जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो समान रहती है, वो नहीं बदलती है। नाउ सिंस द वेलोसिटी ऑफ वेव इज चेंजिंग व्हिल द फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, यानी कि जैसे कि हमें दिखाई दे रहा कि जो वेलोसिटी है वो बदल रही है माध्यम बदलने के साथ साथ में, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। इट कैन बी कैलकुलेटेड दैट द वेवलेंथ ऑफ द वेव आल्सो चेंज व्हेन लाइट ट्रेवल थ्रू द डिफरेंट मीडियम्स। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जैसे ही वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज और वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ही उस वेवलेंथ की जो है यानी कि जो वेव होती है उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो सकती है माध्यम बदलने के कारण। इन केस द वेव विच इज गेटेड सुपरइम्पोज्ड इज ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन। जैसे कि किसी केस में कोई वेव होती है वे एक दिशा में जा रहे होते हैं तो वे एक दूसरे के साथ में सुपरइम्पोज कर सकती हैं। इस तरह के जो वेव का जो सुपरइम्पोज होगा दैट इज कॉल्ड कोहेरेंट एडिशन। इस तरह से एक ही दिशा में जाने वाले वेव का जो सुपरइम्पोज होगा उस तरह के जो वेव का जो एडिशन होगा यानी कि वेव में जो एडिशन होगा उस टाइप के एडिशन को कोहेरेंस एडिशन यानी कि सुसंगत योग कहा जाता है। वाइस वर्सा फॉर द इनकोहेरेंट एडिशन, जो इनकोहेरेंट एडिशन इसमें है जो इसके विपरीत स्थितियां बनेगी। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कि अध्यारोपण के प्रकार। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और सेकंड इज डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। यानी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में क्या होता है, जो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ऑकर्स व्हेन, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन को रचनात्मक अध्यारोपण भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ऑकर्स व्हेन द टू वेव्स मीट इन फेज, यानी कि जब दो वेव होती हैं वो कि सेम फेज में मीट करें यानी कि वे एक दूसरे पर यानी कि सेम फेज में सुपरइम्पोज करें तो उसे टाइप के जो सुपरपोजिशन होगा उसे कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहा जाता है। देयर क्रस्ट एंड ट्रफ अलाइन, यानी कि सेम फेज में उनका मीट करने का मतलब है कि जो उनके क्रस्ट है वो क्रस्ट के साथ में मीट करें और जो उनका ट्रफ है यानी कि उनका जो डीप पॉइंट होता है और क्रस्ट होता है जो उनका पीक पॉइंट होता है वेव का और जो ट्रफ होता है वो डीप पॉइंट होता है, वे अलाइन यानी कि संरेखित होने चाहिए। यानी कि इसमें जब वेव सुपरइम्पोज करते समय उनका जो है क्रस्ट है वो क्रस्ट से मीट करना चाहिए और जो ट्रफ है वो ट्रफ से मीट करना चाहिए। रिजल्टिंग इन द लार्जर एम्पलीट्यूड, जिसके कारण जो भी रिजल्टेंट वेव होगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो अधिक होगा। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल वेव एड अप, जो कि अलग अलग वेव होती है व्यक्तिगत वेव होती है उनका जो विस्थापन होता है वो आपस में उनका ऐड होगा यानी कि वो उनका योग है और प्रोड्यूसिंग ए वेव विद मैक्सिमम इंटेंसिटी, जिसके कारण है इनका जो डिस्प्लेसमेंट ऐड होने के कारण मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली वेव है जो उत्पन्न होगी। जैसे कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस की जो पिक्चर इसमें दिखाई गई है, ये y1 फर्स्ट वेव है एंड दिस इज द y2 सेकंड वेव। ये फर्स्ट वेव है जैसे ये सेम फेज में चली है और y2 भी इसी के साथ सेम फेज में चली है। ये इसमें इसके क्रस्ट पॉइंट है और ये इसका ट्रफ पॉइंट है और ये इसका क्रस्ट पॉइंट है दोनों का, ये इनका डिस्प्लेसमेंट है और इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट एडिशन होने के कारण जो ये इसका क्या है डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो गया, जिनका जो इसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है ये फर्स्ट वेव ये y1 वेव और ये सेकंड है जो y2 वेव का जो है डिस्प्लेसमेंट का एडिशन होगा जो कि y3 के इक्वल होगा। जो डिस्प्लेसमेंट एडिशन होगा यानी जिसके कारण ही
उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा है, और एम्पलीट्यूड बढ़ने के साथ में जो डिस्प्लेसमेंट एडिशन के साथ में क्या होता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली जो है वेव उत्पन्न होती है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव सुपरइम्पोजिशन, सुपरपोजिशन, जो डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशी अध्यारोपण होता है। इसमें क्या होता है, जो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है हैपेंस व्हेन टू और मोर वेव्स मीट आउट ऑफ फेज, यानी कि जो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है इसमें जो वेव होती है वे आउट ऑफ फेज मिलती है, यानी कि जो वेव फर्स्ट वाली वेव तो सेकंड वेव से अलग फेज में मिलती है। द क्रस्ट ऑफ वन वेव अलाइन विद द ट्रफ ऑफ अनदर वेव, यानी कि इसमें जो पहली वेव है या सेकंड वेव, यानी कि उसके मैक्सिमम यही होता है कि जो उनका क्रस्ट होता है वो अदर वेव के ट्रफ के साथ में मिट करता है, causing their displacement to the partially और या completely cancel out, जिसके कारण क्या होता है कि जो उनका डिस्प्लेसमेंट है या आंशिक रूप से कैंसिल हो जाता है या कंप्लीटली या पूर्णतः निरस्त हो जाता है। लीडिंग टू द रिड्यूस एट जीरो एम्पलीट्यूड, जिसके कारण है उस ये जो कैंसिल आउट होने के कारण इनका डिस्प्लेसमेंट कैंसिल आउट होने के कारण जो उनका जो एम्पलीट्यूड है या तो बिल्कुल कम हो जाता है या फिर बिल्कुल जीरो हो जाता है। कर लेगा कनेक्ट एक साथ में। नेक्स्ट के एस्पेक्ट ऑफ सुपरपोजिशन, के एस्पेक्ट ऑफ सुपरपोजिशन यानी कि अध्यारोपण के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। वेव सुपरपोजिशन यानी कि जो वेव का सुपरपोजिशन होता है व्हेन वेव्स, यानी कि जैसे कि साउंड वेव होती है, लाइट वेव होती है और वाटर वेव्स होती हैं। इनमें क्या होता है कि मिट दे आर कंबाइन, में आपस में मिलती है और कंबाइन करते हैं। दे अलाइन इन फेज, और जब एक फेज में होती है दे क्रिएट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर वे सेम फेज में होती है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस उत्पन्न करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जो रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं इसे, और जो रचनात्मक व्यतिकरण के कारण जो भी वेव उत्पन्न होगी वो हायर एम्पलीट्यूड की होगी। इफ दे आर ओपोज यानी कि आउट ऑफ फेज, जब वे एक दूसरे को ओपोज करेंगे और आउट ऑफ फेज होंगी, दे क्रिएट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसके कारण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि जो अविनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होगा, जो कि लोअर एम्पलीट्यूड, जो कि जिसका एम्पलीट्यूड उत्पन्न होने वाला जो इंटरफेरेंस है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम से कम होगा एंड कैंसिलेशन या बिल्कुल भी नहीं होगा या निरस्त होगा। सेकंड इज क्वांटम सुपरपोजिशन, जो क्वांटम सुपरपोजिशन है वो भी एप्लीकेशन अप्लाइड होता है, इसमें भी जो सुपरपोजिशन का जो सिद्धांत है। फर्स्ट इज द ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वेयर ए फिजिकल सिस्टम, यानी कि जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है उसका भी एक अपना मूलभूत सिद्धांत होता है, जैसे कि वेयर एज ए फिजिकल सिस्टम सच एज इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कुछ भौतिक प्रणाली होती है जैसे कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन ऑल पॉसिबल थ्योरेटिकल स्टेट्स साइमल्टेनियसली, जो कि एक समय में सभी सैद्धांतिक जो थ्योरेटिकल स्टेट्स होती हैं उनमें सभी थ्योरेटिकल अवस्था में विद्यमान होता है। Only when measured is made does the system collapse into one of the potential states, यानी कि क्या होता है कि जो क्वांटम सुपरपोजिशन होता है इसका एक मूलभूत प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, जिसमें क्या होता है कि एक फिजिकल सिस्टम होते हैं, यानी कि जो भी भौतिक प्रणालियां होती है जैसे कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन ऑल पॉसिबल थ्योरेटिकल स्टेट्स साइमल्टेनियसली, एक साथ में सभी सैद्धांतिक अवस्था में विद्यमान होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है वो एक समय में सभी सैद्धांतिक अवस्था में विद्यमान होता है। मैं ओनली व्हेन ए मेजरमेंट इज मेड डज द सिस्टम कोलैप्स इनटू वन ऑफ द पोटेंशियल स्टेट्स, लेकिन इसमें इसके केवल माप किए जाने पर
केवल माप किए जाने पर ये संभावित यानी पोटेंशियल स्टेट यानी कि संभावित स्थितियों में से किसी एक में कोलैप्स कर सकते हैं, किसी एक अवस्था में कोलैप्स यानी कि समेकित हो जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड इज लिनियरिटी। लिनियरिटी मीन्स यानी कि लिनियरिटी मीन्स रेखकता। लिनियरिटी यानी कि रेखिकता। दिस प्रिंसिपल ओनली अप्लाई टू द लीनियर सिस्टम। जो लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन होता है यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन होता है, वो भी लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भी लागू होता है। लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होती है यानी कि जिनमें कुछ विशेष परिणाम होते हैं। वेयर द गवर्निंग इक्वेशन इज लीनियर, यानी जिनमें जो गवर्निंग इक्वेशन होती है वो लीनियर अवस्था में होती है। अलोइंग द सम ऑफ इंडिविजुअल सॉल्यूशन, यानी कि जिनका रिजल्टेंट होता है, जो रिजल्टेंट होता है कि वो क्या होता है, सम ऑफ इंडिविजुअल सॉल्यूशन, यानी कि व्यक्तिगत समाधानों का, इंडिविजुअल सॉल्यूशन इज आल्सो बी ए सॉल्यूशन, यानी सम ऑफ इंडिविजुअल सॉल्यूशन यानी कि व्यक्तिगत समाधानों का योग, जो इनका जो व्यक्तिगत समाधानों का योग एक समाधान भी हो सकता है। दिस इज द सेम एज द लॉ ऑफ द सुपरपोजिशन। जैसे कि जो वेव सुपरपोजिशन होता है कि जिसमें यानी कि दो या दो से अधिक वेव जो डिस्प्लेसमेंट करती हैं किसी सेम फेज में, तो अगर सेम फेज में होती है तो क्या उनका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है सेम एज दैट, यानी कि जैसे y1 y2 और y3 वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो उसके रिजल्टेंट, इनका जो तीनों का योग होता है वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। सेम एज जैसे कि कोई लीनियर इक्वेशन होती है, सेम दो या तीन से ज्यादा जो लीनियर इक्वेशन होती है उनका भी फाइनल रिजल्टेंट होता है। उनमें भी क्या होता है कि जो उनके व्यक्तिगत समाधानों का कुल योग होता है वो भी एक समाधान के इक्वल होता है। यह इसलिए जो लीनियरिटी इक्वेशंस होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, वे इस रूल को फॉलो करती हैं, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट इज लीनियर सर्किट। लीनियर सर्किट्स मीन द रैखिक परिपथ, यानी कि रैखिक परिपथ। द सुपरपोजिशन फॉर्म फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं यह वे भी क्या करते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं, यानी कि इसके अनुसार जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो सुपरपोजिशन फॉर्म है उसके अनुसार यह बताता कि द टोटल रिस्पॉन्स इन ए लीनियर नेटवर्क विद मल्टीपल सोर्सेज इज द सम ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम इच सोर्स एक्टिंग अलोन। यानी कि जो मल्टीपल सोर्स होते हैं, यानी कि जो मल्टीपल सोर्स होते हैं उनका जो टोटल, उनका जो रेखीय नेटवर्क होता है मल्टीपल सोर्स का, उनकी जो कुल प्रतिक्रिया होती है, द टोटल रिस्पॉन्स इन ए लीनियर नेटवर्क विद मल्टीपल सोर्स, जो मल्टीपल सोर्स का जो रेखीय नेटवर्क होता है उनकी जो कुल प्रतिक्रिया होती है, इज द सम ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम इच सोर्स एक्टिंग। यानी कि जो इनकी कुल प्रतिक्रिया होती है वो प्रत्येक सोर्स के द्वारा, सोर्स मतलब जो प्रकाश स्रोत होता है या कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, प्रत्येक सोर्स के द्वारा अकेले किए गए प्रतिक्रियाओं का योग होता है। यानी कि ये सभी वे एप्लीकेशन है जो कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करती हैं। नेक्स्ट इज कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के है जो सुसंगत स्रोत।
प्रकाश के सुसंगत स्रोत। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आर द लाइट सोर्सेज that emits wave with the same frequency, same waveform, and a constant phase difference, and essential for the creating stable interference patterns। जो कोहेरेंट सोर्सिंग ऑफ लाइट होते हैं वे एक प्रकार के प्रकाश के स्रोत होते हैं जो क्या करते हैं कि वे सेम फ्रीक्वेंसी मतलब समान आवर्ती सेम वेवफॉर्म और सेम वेवफॉर्म मतलब समान वेव रूप, सेम वेवफॉर्म यानी कि समान तरंग रूप, एंड ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और उनके मध्य होता है जो फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, यानी प्रकाश के वो स्रोत जो कि सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवफॉर्म और कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाले वेव को उत्पन्न करते हैं। कांस्टेंट फेज डिफरेंस एंड इंसेंटिव फॉर क्रिएटिंग स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न्स, जो कि स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न्स उत्पन्न करने के लिए इंसेंटिव यानी कि जरूरी होते हैं, यानी कि जो स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न होता है वो कोहेरेंट सोर्स के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। Interference occurs when these waves superimpose to produce bright और डार्क फ्रिंजिंग्स। जो इंटरफेरेंस होता है एक प्रकार की घटना होती है, जब वह तब होता है जब दो वेव सुपरइम्पोज के कारण जो चमकीला और डार्क यानी कि काले फ्रिंज उत्पन्न करती है। यानी कि जब कंस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसमें क्या वे कैसे होता है, जो कि जो वेव सेम फेज में जो सुपर इम्पोज करे, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो तब अगर जब दो वेव है वे आउट ऑफ फेज यानी कि अलग अलग फेज में सुपर इम्पोज करें, एज सीन इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जैसे कि हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, उसके माध्यम से हम कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट उत्पन्न कर सकते हैं। कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए कुछ विशेषताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ द कोहेरेंट्स यानी कि स्रोत, वो में स्रोत प्रकाश के वे स्रोत सुसंगत होंगे इफ दे मेंटेन कांस्टेंट फेज डिफरेंस, अगर वे अपना जो फेज डिफरेंस है उसको नियमित रूप से रखें, यानी कि फेज डिफरेंस उनका यानी कि कांस्टेंट यानी शीतल फेज डिफरेंस नियमित रूप से हो, और टाइम यानी कि कंटिन्यू जो समय के अनुसार है जो उनका फेज डिफरेंस नियमित हो, एंड इफ द फेज डिफरेंस चेंज रैंडमली, जो उनका जो फेज डिफरेंस हो अनियमित रूप से बदले, अनियमित रूप से उनका फेज डिफरेंस चेंज हो, दे आर इनकोहेरेंट इन नेचर, वो जो प्रकाश स्रोत होते हैं वे इनकोहेरेंट टाइप के होते हैं।